अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिंध टेलीविजन न्यूज़ जे पारां मां अवां जो मेज़बान फयाज़ नाइच गुफ्तगू कंदासूं जो कि मुल्क जे अहम ख़बरुनि ते। ऐं ज़ाहिर आहे जॾहिं कल्ह खां वठी पनामा केस जो फ़ैसिलो सुप्रीम कोर्ट जे 5 रुकनी बेंच ॿुधायो आहे, उन वक़्त खां पोइ मुल्क जे अंदरि मुख़्तलिफ़ सियासी पार्टियूं ऐं उनजा अॻुवान ऐं उनजा जेके मुख़्तलिफ़ जेके रद्दमल जेके आहिनि उहे अचणु साम्हूं शुरू थिया आहिनि। अॼु जेको आहे सिंध असेंबली हिकु तरफ़ पनामा जे हवाले सां जेको आहे वज़ीर आज़म पाकिस्तान खां इस्तीफ़ा जो मुतालबे जो करारदाद पास कई आहे। ख़ैबर पख्तूनख्वा असेंबली में भी अड़ी करारदाद पेश कई वई आहे, जंहिं बलोचिस्तान असेंबली वज़ीर आज़म जी हिमायत में करारदाद पास कई आहे। ॿिए तरफ़ ज़रदारी साहब जेको आहे उहो झंग सियाल में, जिते पंहिंजो पंजाब जे शहर झंग में अॻूणे पीपल्स पार्टी जे अॻुवान जेको मुशरफ जे ॾींहंनि में वञी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पैट्रियाट ठाहे मुशरफ सां गॾु फैसल सालेहात खे हिकु दफ़ो ॿीहर पीपल्स पार्टी में शामिलु करायो आहे। उनखां अलावा इमरान ख़ान साहब जंहिं JIT जे हवाले सां कल्ह मिठायूं पिए विरायूं, अॼु इमरान ख़ान JIT खां हटी करे जेको आहे वज़ीर आज़म जे मुतालबे ते मोटी आयो आहे। सॼो मंज़रनामो गुफ़्तगू कंदासूं। असांखे जॉइन कयो आहे मुल्क जे सीनियर तर्जुमेगार जनाब सलमान आबिद साहब। अचो था उन सां गुफ़्तगू। सलमान आबिद साहब सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फयाज साहब। सलमान आबिद साहब, लाहौर के अंदर तो पनामा के फैसले से पहले ही बैनर लग गए थे वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की हिमायत में, उसके बाद का मंजरनामा क्या है? लाहौर क्या पेश कर रहा है? देखिए, बुनियादी तौर पे तो लाहौर के अंदर भी एक बड़े तबके को अदालती फैसले पर बज़ाहिर तो मायूसी हुई है, क्योंकि ख्याल ये था कि शायद नवाज शरीफ साहब इस दफा दो बातें तो कम अज कम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। एक बड़ी बात ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनकी डिस्क्वालिफिकेशन की, और दूसरा उनका ख्याल था कि अगर डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगी तो कम से कम अदालती कमीशन या JIT जो भी बननी होगी, खुद सुप्रीम कोर्ट ये कहेगी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को कि जनाब जब तक के अदालती तहकीकात नहीं हो जाती, कमीशन की रिपोर्ट नहीं आ जाती, आप जो है ना अपने आप को स्टेप डाउन करें और प्राइम मिनिस्टरशिप से इस्तीफा देकर किसी और को दें। लेकिन ये दोनों बातें नहीं हुई तो लोगों के अंदर जो खास तौर पर इस फैसले से बड़ी तवक्को लगा के बैठे थे उनको मायूसी तो हुई है। अलबत्ता मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं जो नवाज शरीफ से मोहब्बत करते हैं, उनको वक्ती तौर पर इस फैसले से रिलीफ मिला है और उनके ऊपर जो तलवार लटक रही थी डिस्क्वालिफिकेशन की वो खत्म हुई है। लेकिन मजमूई तौर पर लोग जो है अदालती फैसले के बारे में शशोपंच का मुब्तला है, और ये जो कहा जा रहा था कि 20 साल तक ये फैसला याद रखा जाएगा, तो लोग हैरान और परेशान भी हैं कि इस फैसले में ऐसी कौन सी बात है जिसको बुनियाद बनाकर हम ये कहें कि ये सब मुद्दत को याद रखा जाएगा। तो लोगों में एक मिला जुला रद्द अमल है। जुडिशरी के बारे में भी एक रिएक्शन है। कुछ लोग समझते हैं कि जुडिशरी शायद इससे ज्यादा फैसला कर नहीं सकती थी। पंजाब के वज़ीर आज़म के बारे में शायद हमारा उस तरह का नहीं है फैसला करने की सलाहियत। तो बहुत से लोग बहुत से तरीकों से बातें कर रहे हैं, और आपने देखा कि पीपल्स पार्टी के लोग जो पंजाब में अब जरा एक्टिव हुए हैं वो भी अदालती फैसले को चैलेंज कर रहे हैं। तो एक तकसीम शुदा माहौल है, उसमें जो कुछ जुडिशरी को के हक में भी है, कुछ जुडिशरी की मुखालफत में भी है। कुछ पनामा लीक्स के बारे में कहा जा रहा है कि जो फैसला वो रवायती फैसला है, वो एक बड़ा फैसला नहीं है जिसको मुद्दत तो याद रखा जा सकेगा। तो एक मिला जुली तकसीम इस वक्त लाहौर या पंजाब के हलकों में पाई जाती है। आपके ख्याल में ये जो इस वक्त नवाज शरीफ साहब के इस फैसले के आने के बाद उसके बाद जरदारी साहब मैदान में उतरे हैं, व्हाट डू यू थिंक के जरदारी साहब इस वक्त पंजाब के अंदर इस बात को लेकर अगर कैंपेनिंग करेंगे तो वो क्या डेंट डाल सकते हैं नून लीग के पॉपुलर वोट बैंक के अंदर, और किस तरह वो इलेक्टेबल्स को अपनी तरफ मिला सकते हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि पीपल्स पार्टी इस वक्त पंजाब की सियासत में कोई बड़ा डंड डालने की पोजीशन में नहीं नजर आती। असल में आसिफ अली जरदारी साहब की जो एक अचानक आपको दोबारा नजर आया है, बहुत एग्रेशन के साथ वो आए हैं, उसकी एक बड़ी वजह यह है कि जो पनामा के बारे में पीपल्स पार्टी ये समझती है कि अगर इसका क्रेडिट इमरान खान ले गए तो फिर मुकाबला इमरान खान और नवाज शरीफ के दरमियान होगा, हम किसी जगह पर मैटर नहीं करेंगे। इसलिए जो स्पेस मिली है इस पनामा के फैसले के बाद, अब पीपल्स पार्टी समझती है कि उसको मैदान में आकर इस स्पेस के अंदर खुद एक बड़ी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन जो है नवाज शरीफ के खिलाफ करनी चाहिए, ताकि किसी जगह पर यह तासुब भी आम हो कि मुकाबले में पीपल्स पार्टी भी मैदान में खड़ी है, वो खतरे से गुम होकर नहीं रह गई है। तो जरदारी साहब की कोशिश यह है कि इस पनामा के फैसले के बाद जो माहौल बन रहा है उसको फ्री हैंड के तौर पर इमरान खान को ना दिया जाए, बल्कि उसमें खुद भी पेनिट्रेट किया जाए। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो जरदारी साहब की कोशिश है कि पंजाब में अपनी पार्टी को रिवाइव करने के लिए आज उन्होंने फैसल सालेहात को पार्टी में शामिल किया है। इसी तरह से कुछ कहा जा रहा है कुछ और लोग भी शामिल होंगे। तो कोशिश तो की जा रही है कि पीपल्स पार्टी को रिवाइव किया जाए। लेकिन अब जो पनामा के फैसले के बाद जो है, मैं फिर समझता हूं कि बुनियादी तौर पर ये जो फैसला आया है जिसमें 5 के 5 जजों ने नवाज शरीफ साहब के बारे में कहा है कि वो सादिक और अमीन नहीं रहे, अलबत्ता 2 जजों ने उनकी डिस्क्वालिफिकेशन की बात की, 3 जजों ने कहा कि हम फैसला मुलतवी करते हैं और 60 दिन के बाद JIT की रिपोर्ट देखेंगे।
तो उससे तो इमरान खान के मौक़िफ़ को पजीराई मिली है। और लोग ये कह रहे हैं कि देखिए इमरान खान जो है उन्होंने अदालत में लाके खड़ा किया और ये साबित करवा दिया कि ये सादिक और अमीन नहीं है। तो अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में पीपल्स पार्टी किस तरह से वो जो गैप है पीपल्स पार्टी का पंजाब में वो कैसे फिल कर सकती है। अभी तो बदस्तूर एक बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन आपने देखा कि कल इमरान खान जो मिठाइयाँ खा रहा था, मिठाइयाँ बांट रहा था, आज उसने JIT वाले मामले से एक स्टेप पीछे लिया है और उसने कहा है कि वजीर आजम मुस्तफी हो जाएं और इस तरह नहीं, अगर आपने फयाज साहब कल भी इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो तो उस वक्त भी इमरान खान ने यही बात की थी कि वजीर आजम को फौरी तौर पर इस्तीफा दे देना चाहिए। असल में आज जो बात उन्होंने की है, उन्होंने JIT को कबूल करने से इनकार नहीं किया। उनका मौक़िफ़ यह है कि JIT के को जाने से पहले या JIT बनने से पहले वजीर आजम जो है अपनी लेजिटिमाइज पोजीशन से बाहर निकले, और क्योंकि अगर वो वहां पर रहेंगे उनकी निगरानी में JIT बनेगी और उन्हीं की निगरानी के अंदर ये काम करेंगी तो फिर शफाफियत के साथ तहकीकात में। अच्छा, अब सवाल है अपना सलमान आबिद साहब, अब यह है कि आज भी पार्लियामेंट के अंदर जो अपोजिशन की जमातें हैं उनका इजलास हुआ। क्या समझते हैं कि अपोजिशन इस मर्तबा कोई ऐसा इत्तेहाद बनाने में कामयाब हो जाएगी जिसकी बुनियाद पर वो ऐसा प्रेशर डेवलप कर सकें कि वजीर आजम साहब से इस्तीफा ले सकें? देखिए, एक नुक्ते के ऊपर इत्तेहाद हो सकता है और वो नुक्ता वही है कि इस JIT की तफ्तीश से पहले जो है वजीर आजम साहब इस्तीफा दें। अब पीपल्स पार्टी ने भी इस पर इत्तफाक किया है, PTI ने भी इत्तफाक किया है, जमात इस्लामी ने भी इत्तफाक किया है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने भी इत्तफाक किया है, पाकिस्तान जमीन पार्टी ने भी इत्तफाक किया है। तो बहुत सी सियासी जमातें जो हैं वो इस नुक्ते पर मुत्तफिक हैं कि नवाज शरीफ साहब के मामले के अंदर उनको इस्तीफा देकर JIT में जाना चाहिए। पहली बात तो यह है। और आप एक बात देखिएगा कि आपको याद होगा फयाज साहब, जब धरना सियासत हो रही थी तो उस वक्त इमरान खान अकेले थे और बाकी सारी सियासी जमातें एक तरफ थी। इस दफा लग ये रहा है कि पनामा के फैसले के आने के बाद PMLN जो है वो ज्यादा तनाई का शिकार होगी, मां सिवाय JUI की अलावा उनके पास कोई बड़ी हमायत नहीं होगी। इसलिए लग ये रहा है कि अपोजिशन जमातें इस बुनियादी नुक्ते पर मुत्तफिक हो सकती हैं कि नवाज शरीफ साहब इस्तीफा दे। लेकिन ये सिर्फ इत्तफाक करने से और इस बुनियादी नुक्ते पर इत्तफाक करने से मसला हल नहीं होगा। उसके लिए एक बड़े डिमॉन्स्ट्रेट करना पड़ेगा, एक बड़ी कैंपेन चलानी पड़ेगी, एक बड़ी मुजामत दिखानी पड़ेगी नवाज शरीफ को दबाव में लाने के लिए। वगरना ये सिर्फ तकरीरों से या इजलास बुलाकर और एक फैसला करने से तो नवाज शरीफ साहब रिजाइन नहीं करेंगे। अच्छा, अब जो आपने ये बात की, ये हिकमत अमली क्या होगी इनकी नवाज शरीफ से इस्तीफा मांगने के लिए? क्या हिकमत अमली कर सकते हैं वो मुश्तरका? एक हिकमत अमली तो ये होगी कि बुनियादी तौर पर वो जो इस वक्त प्रोसेस आगे बढ़ेगा JIT बनने का, वो उसको कबूल करने से इनकार कर दें और कहें कि जी JIT जो है वो प्राइम मिनिस्टर की मौजूदगी में कैसे बन सकती है उनके ऊपर, वो तो खुद उनके ऊपर इल्जाम है और खुद कोर्ट ये कह चुकी है वो सादिक और अमीन ना हो। तो एक बुनियादी बात तो ये हो सकती है। दूसरा ये हो सकता है कि वो JIT की बुनियाद को कह दें कि जी हम इसकी फर्दर तहकीकाती अमल में भी किसी तरीके से शामिल नहीं होंगे क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मौजूद है। दूसरी बात। तीसरी बात यह कि आप कोई एक बड़ा शो जो है इस्लामाबाद में करके ये तासुर दें कि तमाम अपोजिशन जमातें यहाँ पर मौजूद हैं। सेनेट से, जैसे आज आपने भी अपनी गुफ्तगू में कहा कि 2 असम्बलियों से करारदाद पास हो चुकी है, अब पंजाब में भी उनकी अक्सरियत है और बलूचिस्तान में भी अक्सरियत है। तो इन दोनों जगह पर आपको असम्बली से बाहर और असम्बली के अंदर ये डिमॉन्स्ट्रेट करना पड़ेगा और मीडिया के अंदर एक बड़ी कैंपेन चलानी पड़ेगी और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को एक्टिव करना पड़ेगा, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को एक्टिव करना पड़ेगा और जितनी भी पाकिस्तान की बार्स हैं उनको एक्टिव करके इस कैंपेन को लॉन्च करना पड़ेगा कि नवाज शरीफ की मौजूदगी के अंदर फेयर ट्रायल मुमकिन नहीं है। तो उससे एक बड़ा प्रेशर जब बिल्ड होगा तो मैं समझता हूं कि प्राइम मिनिस्टर एक दबाव में आ सकते हैं। अपोजिशन की अक्सरियत है सेनेट के अंदर, डू यू थिंक कि अपोजिशन सेनेट के अंदर इस तरह की करारदाद लाएगी? जी बिल्कुल ला सकती है, सेनेट से भी आएगी और सिंध से और खैबर पख्तूनख्वा से, जैसे आपने कहा है, वो आ सकती हैं। और इसके अलावा बड़े शहरों के अंदर डिमॉन्स्ट्रेट करके बात को आगे बढ़ाया जा सकता है। बलूचिस्तान में भी जो जमातें इस वक्त हुकूमत का हिस्सा नहीं है और पंजाब में जो जमातें हुकूमत का हिस्सा नहीं है उनके साथ एक कोऑपरेट करके बात को आगे बढ़ाकर एक बड़ा तासुर कायम किया जा सकता है कि पाकिस्तान की बेशतर जो सियासी जमातें हैं जिनका ताल्लुक हस्बे इख्तिलाफ से है वो नवाज शरीफ के बुनियादी इस्तीफे का बुनियादी नुक्ता उनका जो है वो नवाज शरीफ के इस्तीफे का है, एक शफाफ तहकीकात के लिए। आपके ख्याल में जब ये पब्लिक अपना प्रोसेशंस के अंदर जाएंगे तो उस वक्त तो जाहिर है कोई ना कोई आदमी होगा जो सबसे आखिरी स्पीच करेगा। कौन लीड कर रहा होगा इस अपोजिशन के अलायंस को? जरदारी साहब, इमरान खान साहब? ये एक बड़ा मसला है, यही एक बड़ा चैलेंज होगा कि इसको लीड कौन करेगा, क्योंकि आपको मालूम है इमरान खान और ताहिर कादरी के दरमियान भी ये फड्डा रहा और इख्तिलाफ रहा कि इसको लीड कौन करेगा। अब अगर पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि हम इसको लीड करें तो वो भी इमरान खान के लिए काबिल कबूल नहीं है
और अगर इमरान खान लीड करें और पीपल्स पार्टी इसको पीछे बैठेगी तो वो भी शायद काबिल कबूल नहीं है। ये एक मसला आ सकता है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि इस वक्त लीड करने से ज्यादा बुनियादी नुकता जिसके ऊपर इत्तेफाक करना पड़ेगा कि फर्स्ट नवाज शरीफ साहब रिजाइन करें और उसके बाद फिर हम अपनी अपनी सियासत कर लेंगे। तो अगर इस वक्त लीड करने की बजाय एक पार्लिमानी जो तमाम जमातें हैं उनकी एक एग्जेक्टिव कमेटी बना दी जाए, दो अरकान के ऊपर मुश्तमिल, और वही उसको लीड करे और जो सरबराहान है वो बड़े प्रोग्रामों के अंदर उसका हिस्सा बने, तो मैं समझता हूं कि बात आगे चल सकती है। लेकिन बड़े प्रोग्रामों में भी ये होगा जो आखिरी स्पीच होगी वही लीड कर रहा होगा, तो आपके ख्याल में बात है, देखिए ना, बात ये है, ये तो एक डाइजेस्ट करना पड़ता है। अगर दोनों जमातों के अंदर वो कहें कि आखिरी स्पीच मैंने करनी है तो फिर तो ये काम नहीं चलेगा। आपके ख्याल में आपके ख्याल में किसको करनी चाहिए? देखिए, मेरे नजदीक तो इस वक्त जो पनामा का मामला है उसमें तो लीड इमरान खान की बनती है, क्योंकि ये सारा मामला इमरान खान ने उठाया हुआ है। अब अगर कोई इमरान खान से कहे कि जी वो पीछे आ जाए, मैं उसको लीड करता हूं, तो इमरान खान तो कभी भी नहीं मानेंगे, पहली बात तो ये है। और मैं समझता हूं पनामा के मामले में उनको लीड करना चाहिए। अच्छा, आपके ख्याल में ये जो अलायंस है अपोजिशन का, अगर एक नुक्ते पे होता है और उसकी वजह से वजीर आजम के लिए दो ऑप्शंस होंगे, या तो वो अर्ली इलेक्शन का ऐलान कर दें या इस्तीफा दे दें, आपके ख्याल में अगर वो अर्ली इलेक्शन करते हैं तो फिर ये अलायंस कोई इलेक्टोरल फॉर्म अलायंस की फॉर्म ले सकता है? नहीं ले सकता। इलेक्टोरल अलायंस नहीं होगा, क्योंकि इमरान खान पंजाब में पीपल्स पार्टी और PMLN के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे। अलायंसिस पीपल्स पार्टी की तो ख्वाहिश है, पीपल्स पार्टी चाहती है। जरदारी साहब ने एक दो दफा कहा भी है कि इमरान खान हमारे साथ मिलकर आगे आए, लेकिन PTI जो है वो शायद पीपल्स पार्टी के साथ अलायंस ना कर सके, तो इसलिए एक तो अलायंस नजर नहीं आता। अलबत्ता पीपल्स पार्टी का, मुस्लिम लीग काफ का, इस तरह की जमातों का अलायंस बन सकता है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में। अभी तो सिर्फ एक नुक्ते के ऊपर इत्तेफाक करना पड़ेगा कि नवाज शरीफ साहब रिजाइन करें, या जैसे आपने कहा कि अगर वो रिजाइन नहीं करते और वो खुद से ये फैसला कर देते हैं कि बड़े दबाव की सूरत में कि वो अर्ली इलेक्शन की तरफ चले जाए, तो वो भी एक सूरत हाल हो सकती है। लेकिन उसके लिए हमें इस नुक्ते पर पहले इत्तेफाक करना पड़ेगा कि हमें पहला और आखिरी नुक्ता नवाज शरीफ साहब का इस्तीफा है। लेकिन आपके ख्याल में अगर अलायंस इस तरह का नहीं बनता, जिस तरह के अलायंस की अपना इलेक्टोरल फॉर्म नहीं लेता, तो फिर आपको नहीं लगता कि पंजाब के अंदर जब जरदारी साहब ताहिर कादरी को और काफली को खुद के अपने साथ मिला के अगर वो आगे बढ़ते हैं तो शायद इमरान खान के लिए भी प्रॉब्लम होगा कि वो अपना जितना ले सकते हैं लीड? आपकी बात वजह है कि अगर ये एक होकर इलेक्शन ही लड़ेंगे तो आपका मैंडेट तकसीम होगा। पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ कुछ सीटें जीत जाएगी, कुछ सीटें जो है PTI जीत जाएगी, कुछ सीटों पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीत जाएगी। लेकिन एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं, इस पनामा के फैसले के बाद जो लोग ये समझते हैं कि नवाज शरीफ अब इस वक्त पंजाब में एक ताकतवर पोजीशन के ऊपर खड़े हुए हैं, मैं समझता हूं कि वो एक सवालिया निशान है। नवाज शरीफ साहब बुनियादी तौर पर इस वक्त कानूनी जंग मैदान में भी और सियासी मैदान में भी अगले 70 के दिन करीब जो है वो वेंटिलेटर के ऊपर है, और उनके ऊपर मीडिया ट्रायल भी होगा, उनका सियासी ट्रायल भी होगा, उनका कानूनी ट्रायल भी होगा। और मेरी इतलात ये है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो है वो भी इस सारे मामले में मैदान में आने वाली है, और वो भी ये डिमांड कर सकती है कि नवाज शरीफ साहब पहले इस्तीफा दें। तो अगले 70-75 दिन जो है नवाज शरीफ साहब सियासी और कानूनी महाज पर एक वेंटिलेटर पे होंगे, और अगर ये JIT की सूरत में नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ चले गए तो फिर मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब का जो अगला इलेक्शन है वो पंजाब के हवाले से एक बहुत ये अगर जो है वो अगर बदसूरत दीगर हो जाए तो फिर क्या होगा? देखिए, अगर कोई ये समझता है कि जी JIT बनने के बाद नवाज शरीफ साहब को क्लीन चिट मिल जाएगी तो इस खुशफहमी से बाहर निकल आए, क्योंकि अगर क्लीन चिट मिलनी होती तो इसी अदालती प्रोसेस के साथ मिल जानी थी। नवाज शरीफ साहब के पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में कह चुकी है, जो ये साबित कर सके कि उन्होंने शफाफियत के साथ ये दौलत जमा की है। तो जो उन्होंने अपना एक मशहूर जुमला जो खोसा साहब ने उनके बारे में कहा, एक फिल्म का नावल का डायलॉग बोला है, उसके बाद आपको अगर कोई कहता है कि जी नवाज शरीफ को क्लीन चिट मिलेगी, JIT बनने के बाद भी मैं नहीं समझता कि मिल सकेगी, उसमें भी नवाज शरीफ को मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। देखिए ना, ये पहली दफा पाकिस्तान की सियासी हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि एक प्राइम मिनिस्टर नंबर 1 एक अदालत के कटहरे में खड़ा हुआ है, वो उसका खानदान। और दूसरी बात यह है कि 5 के 5 जजों ने इस बुनियादी नुक्ते पर इत्तेफाक किया है कि नवाज शरीफ जो इस मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं वो सादिक और अमीन नहीं है, और उन्होंने जितने गवाहियां अपनी शवाहिद पेश की हैं वो काबिले उसकी सेहत जो है वो ठीक नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि इससे ज्यादा डैमेज और नवाज शरीफ साहब क्या हो सकते हैं मॉरली, पॉलिटिकली, लीगली, कि उनको सादिक और अमीन जो है वही मानने से इनकार कर दिया गया। नहीं, सादिक और अमीन मानने से इनकार करते तो शायद डिस्क्वालीफाई हो जाते, क्योंकि ये नहीं, आप जरा थोड़ा सा फैसला सुने।
उन्होंने कहा है, पांचों के पांचों जजों ने कहा है कि वो सादिक और अमीन नहीं है। बुनियादी इख्तिलाफ इस बात पे हुआ कि 2 जजों ने कहा कि हम फौरी तौर पर इनको डिस्क्वालीफाई करते हैं, बाकी 3 जजों ने कहा कि नहीं, हम थोड़ा सा मजीद तहकीकात करना चाहते हैं जेआईटी के जरिए, अगले 60 दिन के बाद फिर दोबारा इनकी क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन का फैसला किया जाएगा। फैसला एक ही है, हिकमत में थोड़ा सा फर्क है। लेकिन जरदारी साहब ने जो कहा है कि जो काम 5 अपना सुप्रीम कोर्ट के 5 मोअज़्ज़िज़ जज साहबान नहीं कर सके, वो 19 ग्रेड के अफसरान कैसे कर सकेंगे? ये बात बिल्कुल बजा है। जरदारी साहब का जो उन्होंने बात की है ठीक है, क्योंकि हमारा जो रिकॉर्ड है कमीशन का या जेआईटी का वो इतना अच्छा नहीं है। लेकिन सवाल ये कि अगर आज नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई हो जाते इस अदालत के जरिए, तो नवाज शरीफ कहते हैं कि उनका अदालती ट्रायल हुआ है और वो अपने आप को सियासी शहीद बनने की कोशिश करते, और उनके लोग पहले से कह रहे थे कि इस दफा जुडिशियल कू उनके खिलाफ हो सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि ये जो मामला इस वक्त जेआईटी में गया है, अगर ये वाकई 60 दिन के अंदर मसला हल हो जाए और नवाज शरीफ साहब वाकई वहां से प्रूव हो जाए, तो इस फैसले में लिखा हुआ है उनके खिलाफ क्रिमिनल एक्ट के तहत उनके प्रोसिक्यूशन को आगे बढ़ाया जाएगा। तो फिर उनके पास कोई, जिसे कहते हैं ना, अपने आप को मासूम बनाने का भी कोई जवाब बाकी नहीं रह जाएगा। इस नुक्ते को भी समझिए। जरदारी साहब ने तो कह दिया है, लेकिन अब जरदारी साहब भी अगर कल को कह देते कि जनाब नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई गलत किया गया है, अदालती ट्रायल हुआ है, तो फिर क्या करते आप? इसलिए मेरा ख्याल है कि अब जो मौका मिला है, हमें पीपल्स पार्टी को भी और तमाम सियासी जमातों को कोशिश करनी चाहिए कि जेआईटी जो है, एक तो वो इफेक्टिव तरीके से बने और 60 दिन के अंदर अंदर, इसको डिलेइंग को कोई उसका टैक्टिस नहीं होना चाहिए। ये 60 दिन के अंदर अंदर इन्वेस्टिगेट करके जो भी सूरत हाल बनती है उसको सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करें। और मुझे उम्मीद है अगर ये चीजें सही तरीके से पेश हो जाएंगी तो नवाज शरीफ के ऊपर जो डिस्क्वालिफिकेशन है, जो अब नहीं हो सकी, उस वक्त वो हतमी हो जाएगी। सलमान आबिद साहब, आपने भी कुछ अपना कानूनी माहिरीन से बात की होगी, मैंने भी कल से शुरू मुलाकात अपना बातें की हैं। वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इज़ नॉट अ ट्रायल कोर्ट। अगर ये इन्वेस्टिगेशन होगी तो फिर किसी ट्रायल कोर्ट में जाएगी, वहां से प्रोसेस होके ये चलते चलते फिर तो ये काफी लंबा अरसा चलेगी ये सारा सिलसिला। देखिए, मैं तो सुप्रीम कोर्ट की बात पे यकीन कर रहा हूँ कि 60 दिन के अंदर अंदर उन्होंने कहा कि ये करके आप रिपोर्ट हमें जमा करवाएंगे। पहली बात तो ये है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की अदूली होती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट को उसके ऊपर बात करनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात ध्यान में रखिए कि माजी में जितनी भी जेआईटी बनती रही है वो हुकूमत को जवाबदेह होती हैं, प्राइम मिनिस्टर को अकाउंटेबल होती हैं। ये जो जेआईटी बन रही है ये किसी इदारे के सरबराह को जवाबदेह नहीं होगी, ये प्राइम मिनिस्टर को जवाबदेह नहीं होगी, ये बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट को जवाबदेह होगी और हफ्तावार बुनियादों पर इसकी रिपोर्ट्स का, इनकी कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। ये आम जो अमूमी तौर पर जेआईटी बनती है उससे जरा मुख्तलिफ किस्म की जेआईटी बनने जा रही है, ये ज़हन में रखें। हमारे दोस्त उसको पिछली जेआईटी के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये जरा डिफरेंट है। अगर ये सही तरीके से ऑपरेट होगी तो नवाज शरीफ साहब के लेकिन सुप्रीम कोर्ट कैसे किसी अपना उसमें सजा दे सकती है, क्योंकि वो तो ट्रायल कोर्ट नहीं है, वो कैसे सजा दे सकती है? ट्रायल कोर्ट, ओहो भाई फयाज साहब, ये जो 60 दिन के अंदर जो इन्होंने इन्वेस्टिगेशन करनी है, इसी ने तो अपने इदारों ने इन्वेस्टिगेट करके लाके बताना है कि नवाज शरीफ साहब, इदारों ने इन्वेस्टिगेट करके किसी ना किसी कोर्ट में लाना होता है अपना। सलमान आबिद साहब, वो कोर्ट ट्रायल कोर्ट होती है, में करेंगे। देखिए ना मेरी बात सुने, नैब के लोग, एफआईए के लोग, स्टॉक एक्सचेंज के लोग, स्टेट बैंक के लोग, एमआई के लोग, आईएसआई के लोग, इन तमाम चीजों को प्रोब करेंगे। जो 11 सवाल सुप्रीम कोर्ट ने इनके सामने रखे हैं, उनके टीआर बना दिए, बकायदा उनका दायराकार बना दिया है। इसी के अंदर रह के वो अगले 60 दिन में इन चीजों को प्रोब करके अपनी जो भी रिपोर्ट होगी उन्हें सुप्रीम कोर्ट में जमा करानी है। वही मैं कह रहा हूं कि वो जो रिपोर्ट होगी वो जिस तरह भी होगी किसी ना किसी कोर्ट में आनी होती है, और सुप्रीम कोर्ट जैसा कि ट्रायल कोर्ट नहीं है तो असूली तौर पर वो रिपोर्ट किसी ट्रायल कोर्ट के अंदर जानी चाहिए, ताकि उस रिपोर्ट पे भी जो अपना डिफेंस जो है नवाज शरीफ साहब के वकीला उसको अपने वजीर आजम साहब का दिफा कर सकें। देखिए, पहली बात तो यह है कि पहले तो 60 दिन में रिपोर्ट तो आने दें। अभी हम उसमें भी, क्योंकि आपको याद होगा, क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बिल्कुल इस तरह भी हो सकता है जिस तरह हमने देखा था असगर खान केस के अंदर कि वो अपना DGISI आए थे, उसने आके अपना एतराफी बयान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर दिया था कि भाई ये है, मैंने इसको इतने पैसे दिए, फलां के हुक्म पे दिए, फलां हमने सेल बनाया था, उसमें उस वक्त के सदर, उस वक्त के अपना आर्मी चीफ
इसहाक खान और अपना असलम बेग साहब थे, उनकी हिदायतों पे हमने ये किया था, नवाज शरीफ को इतने पैसे दिए, फलां को इतने पैसे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने क्या कहा कि आप इस पे तहकीकात के लिए अपना केस बनाएं और इसको करें, वो तो वहीं पड़ा तो हुआ है। आप देखिए ना, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी क्लियर किस्म की वर्डिक्ट दे दी है। उन्होंने इन तमाम इदारों के सरबराहान के जो नॉमिनेटेड नुमाइंदे हैं उनको टास्क दे दिया है, उनको दायरा कार बना दिया है, उनका टीओआर बना दिया है, उनको कहा है कि आप इन्वेस्टिगेट करेंगे इन 11 सवालात की रोशनी में और इसके ऊपर अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे कि क्या नवाज शरीफ साहब के पास एविडेंस है, नहीं है, उनकी सेहत क्या है, और उसके बाद अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश करें। तो मेरा मसला मौकफ ये है कि पहला मरहला तो ये है कि ये पांचों के जो 6 के 6 एजेंसीज के नुमाइंदे हैं, इदारों के नुमाइंदे हैं, ये पहले अपनी रिपोर्ट तो सबमिट करें, उसके बाद देखेंगे सुप्रीम कोर्ट। और उससे भी जो बड़ा मसला है अपना सलमान आबिद साहब, वो ये है कि साबित करने का बार किस पे है। साबित करने का बार जो है बड़े वाजे तौर पे अदालत ने कह दिया है कि बर्डन ऑफ प्रूफ नवाज शरीफ और उनकी फैमिली के ऊपर है। अब ना उन्होंने ये कहा है कि काजी हुसैन अहमद ने अपना सिराजुल हक साहब ने कुछ करना है, ना इमरान खान ने कुछ करना है, ना शेख रशीद ने करना है, क्योंकि जब आपने प्रॉपर्टी को ओन कर लिया है और उस सारी चीजों को ओन करने के बाद ये सुप्रीम कोर्ट अपनी प्रोसीडिंग में भी कह चुकी है और फैसले में भी कहा है कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो अब इनके ऊपर है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ को 11 सवाल अगर आप देखें तो 11 के 11 सवालात का ताल्लुक नवाज शरीफ और उनकी फैमिली, उनके बच्चों से जुड़े हुए हैं। और इसमें बुनियादी चीज जो वो वर्कआउट करना चाहते हैं वो मनी ट्रेल है कि कैसे पैसे पाकिस्तान से सऊदी अरब गए, दुबई गए, कतर गए, लंदन गए और वहां जो कंपनियां हैं, जो ऑफशोर कंपनियां बनी थी, वो कैसे पैसे ट्रांसफर कर रही थी। कतरी खत के बारे में उन्होंने अपनी पोजीशन दी है। तो सारा का सारा अब नवाज शरीफ के ऊपर है तो वो बर्डन ऑफ प्रूफ पेश करेंगे। अच्छा, एक तरफ तो ये केस चल रहा है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जरदारी साहब के रुफका जो हैं वो गुम हैं और आज सिंध रेंजर्स ने कह दिया है कि उनके पास कोई आदमी इस तरह का नहीं है। तो सिंध हुकूमत, सिंध पुलिस, सिंध रेंजर्स ये तो क्लियर हो गए। आपके ख्याल में ये लोग कहाँ गए? लेकिन अब ये बात तो जरदारी साहब ने पिछले दिनों भी कही थी कि उनको पता है कि किसने गिरफ्तार किए हैं, किनके पास है। अब हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम रहता है कि हमारे यहाँ से लोग अरेस्ट होते हैं, उनको छुपाया जाता है, उनकी निशानदेही नहीं की जाती, उनको बताया नहीं जाता, फिर वो उनको छुपा कर जो है ना वो हम अपने तरीके से तफ्तीश करते हैं। मेरा ख्याल है कि ये डेफिसिट है इस वक्त एजेंसीज के दरमियान, सिंध हुकूमत के दरमियान या पीपल्स पार्टी के दरमियान, इसको सही तरीके से एड्रेस करने की जरूरत है। अगर पीपल्स पार्टी के कुछ लोग अरेस्ट किए गए हैं तो उनको जो हमारा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन 10 उसके तहत उनको पूरा जो है ना ये राइट मिलना चाहिए कि उनके बारे में पता चलना चाहिए कि वो कहाँ पर है, किसके हाथ में है। ये जो हमारा रवैया है कि हम चीजों को छुपाकर चीजें चलाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे मुझे लगता है कि सिंध हुकूमत का, रेंजर्स का और पीपल्स पार्टी का डेफिसिट जो है वो कम नहीं होगा बल्कि और बढ़ेगा। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि ये शायद पार्ट 1 पनामा है, पार्ट 2 जो है वो उसमें जरदारी साहब के मामला भी थोड़े उसके गिर्द घेरा तंग किया जाएगा और फिर जो है वो जो उजैर जान बलोच वाला मामला है, उजैर जान बलोच वाला मामला है, जो फौजी इस वक्त उसके ट्रायल के अंदर हैं, उन्होंने भी बहुत से इंकशाफात किए हैं। और मैं तो पहले से आपको ये कहता रहा हूँ कि अगर पनामा में नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालिफिकेशन का सामना करना पड़े या नुकसान होता है तो वो सिर्फ आखिरी फर्ज नहीं होंगे, और भी बहुत से लोगों को इसके अंदर भुगतना पड़ेगा। और ये बात मैं कहता रहा हूँ कि जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब दोनों अच्छी तरह जानते हैं कि अगर किसी को नुकसान पहुंचाया गया तो वह दोनों को नुकसान पहुंचेगा, बल्कि उनके साथ कुछ और लोग भी जाएंगे। तो हो सकता है कि जो पार्ट 2 जो कह रहे थे कि पनामा खत्म हो जाएगा, कल वो खत्म नहीं हुआ बल्कि पार्ट 2 शुरू हो चुका है। तो हो सकता है पार्ट 2 में जो है ये उजैर जान बलोच जो है उनका रोल और पीपल्स पार्टी के साथ उनके ताल्लुकात, कुछ लोगों के साथ उनके जाती ताल्लुकात और कुछ लेन देन के जो मामलात हैं वो भी निकल कर नुमाया हो सकते हैं। तो आपके ख्याल में ये मामला फिर किस तरफ जाएगा? अगर नवाज शरीफ साहब की ज़ात पर ये पनामा का मामला उसकी ज़ात पे आ जाता है और उधर से जो है अपना जिस तरह आप कह रहे हैं कि उज़ैर बलोच साहब और बाकी जो साथी जो गुम हैं, अगर वो मामला जरदारी साहब की ज़ात पे आ जाता है, जिस तरह मुशर्रफ साहब ने कहा था कि बेनज़ीर और नवाज शरीफ का पाकिस्तान की सियासत में रोल ख़त्म है और उसने दोनों को बाहर रखा था बड़े अरसे तक, आपके ख्याल में एक मरतबा कोई उस तरह की गेम हो रही है कि दोनों को सियासत से अलग किया जाए? मुझे जाती तौर पे लगता है फयाज साहब की गेम इसी तरफ ही जाएगी। उसकी वजह यह है कि जो इशारे मिल रहे हैं, जो बात हो रही है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में नवाज शरीफ साहब का रोल और आसिफ अली जरदारी का रोल जो है वो काफी कंट्रोवर्शियल हो गया है। अब देखिए, अब मुझे नहीं पता इन मामलों में कितनी सदाकत है, लेकिन जो इंकशाफात उजैर जान बलोच ने किए हैं और अगर वो सही है तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क तो होना चाहिए। और पनामा ने जो सवालात बुनियादी नोयत के उठाए हैं और नवाज शरीफ पर अगर वो चीजें लागू होती है तो नवाज शरीफ के ऊपर भी वो बुनियादी सवाल उठाना चाहिए कि
क्या एक सादिक और अमीन जो शख्स नहीं है वो कैसे पाकिस्तान का चीफ एग्जीक्यूटिव बन सकता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर दोनों को कानून का सामना करना पड़े तो होना चाहिए पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। हम कब तक जमहूरियत की आड़ में और जमहूरियत को बचाने के चक्कर में क्रिमिनल लोगों को प्रोटेक्ट करते रहेंगे। अगर इन लोगों ने, मैं नहीं कह रहा कि इन्होंने किया है, लेकिन अगर ये साबित हो जाता है कि इन्होंने क्रिमिनलाइजेशन की है तो फिर इनको कानून के मुताबिक सजा भी मिलनी चाहिए और इन सियासी जमातों को अपने नए कायद का इंतखाब भी करना चाहिए। लेकिन आप नहीं समझते कि अगर इस वक्त जो मुल्क की दो बड़ी जमातें हैं उनके कायदीन के ऊपर इस तरह की बात की जाए, और ये कोई आज नई बात नहीं है, जिस तरह मैंने बताया कि अपना तकरीबन 16-17 साल पहले मुशर्रफ साहब ने जब टेक ओवर किया था और 1999 में, उस वक्त भी उसका जो मोटिव था वो यही था कि उस वक्त की दो बड़ी जमातें यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सरबराह मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियां नवाज शरीफ साहब को सियासत से अलहदा किया जाए। लेकिन ना मैं आपसे फिर ये कह रहा हूँ, पहले आप मुझे बताइए कि अब तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सुप्रीम कोर्ट जो है वो तय कर रही है कि नवाज शरीफ सादिक और अमीन नहीं है और उनके जो मामलात हैं उसमें शफाफियत नहीं है। तो अब जब अदालती फैसला भी आ जाएगा तो उसके बाद कैसे आप ये हक देना चाहते हैं कि नवाज शरीफ एक पॉपुलर पार्टी के सदर है और उनको सियासत करने का हक दिया जाए? पहला सवाल तो ये है। और अगर आसिफ अली जरदारी के बारे में तय हो जाता है कि वो उजैर जान बलोच और इस तरह के क्रिमिनल लोगों के साथ मिलकर अपने पैसे बनाते रहे हैं और यहाँ पर ये तमाम कार्रवाइयां करते रहे जो गैर कानूनी है, तो क्या आपके ख्याल में कानून को हरकत में नहीं आना चाहिए? लेकिन आपने देखा कि आर्टिकल 6 को इन्वोक किया था, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट ने इसी अदालत के अंदर एक आदमी को पेश होना था जो एक एक्स फौजी ऑफिसर था, लेकिन वो पेश नहीं हुआ, वो चला गया। और सब मैं आपसे, वो मुझे बिल्कुल आपसे इत्तेफाक है जो बात आप करना चाह रहे हैं, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, हम इस सारी बुनियाद को बुनियाद बनाकर ये क्यों साबित करना चाहते हैं कि जिन लोगों पर क्रिमिनलाइजेशन के मामलात हैं उनको हम क्यों? मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि आइन तोड़ना भी एक क्राइम है। फिर ये लोग पूछेंगे कि अगर नवाज शरीफ सादिक और अमीन नहीं रहे। आइन तो चेहरा से देखे, आइन जो है वो आपके सिर्फ फौजियों ने नहीं तोड़ा, आइन तो आपके ये जो इस वक्त के हुक्मरान है ये भी तोड़ रहे हैं। अब आपकी चारों सूबाई असेंबलियों में और आपकी बड़ी जमातों ने आर्टिकल 140A 140A जो लोकल गवर्नमेंट का है, क्या उसको वायलेट नहीं किया? क्या उन्होंने उस कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं तोड़ा? और आज मुझे बताइए कि क्या इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हुकूमतें चल रही हैं? क्या आप बताइए पार्लिमानी तकाजों के तहत हुकूमत चल रही है? ये अपनी मर्जी के मुताबिक कानून को नहीं चला रहे या वाकई कानून के मुताबिक हुकूमतों को चला रहे हैं? देखिए ये मैं आपसे मानता हूं कि फौजियों ने यहाँ पर पाकिस्तान में बड़ी ज्यादतियां की हैं और उन्होंने कानून शिकनी की है, कानून को तोड़ा है, इक़्तिदार पर कब्जा किया है, लेकिन जिन लोगों के हाथ में कानून का रखवाला जिन्होंने बनना था उनका भी कोई रिकॉर्ड हमारे पास कोई इतना शानदार नहीं है। वो तो सवाल तो फिर बहुत से उठेंगे ना, अपना सवाल तो बहुत सारे उठेंगे कि अगर नवाज शरीफ के बेटों ने ये किया है उसकी वजह से नवाज शरीफ ये हो रहा है, तो अपना इफ्तिखार चौधरी के बेटे ने जो किया, आप मुझे बताएं, इफ्तिखार चौधरी के बेटे ने जो किया अपना बात सुने ना फयाज साहब, आप ये बताएं कि नवाज शरीफ के बेटों ने किया है। 80-90 की दहाई में नवाज शरीफ के बच्चों की उम्र 12-12, 13-13 साल थी। ये कहां से पैसे आ गए थे इनके पास यार? ये पैसे तो इनके अब्बा नहीं। ये सवाल तो उस वक्त भी उठाया गया था कि अरसलान जब बाहर जाके अपनी माँ को और अपनी फैमिली को घुमा रहा था तो उस वक्त के चीफ जस्टिस को क्या पता नहीं था कि क्या हो रहा है? नहीं तो फिर आपकी जो इस वक्त के जो आपकी पिछली हुकूमत थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और आज की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की इनके खिलाफ? तो वही तो सवाल है ना कि ये भी अगर नवाज शरीफ साहब को हम किसी भी वजह से जायज नाजायज तरीके से उसको कर देते हैं, जरदारी साहब को उधर कर देते हैं, फिर हम कहेंगे कि तो मैं बात ही नहीं कर रहा ना। देखिए ना, नाजायज तरीके से तो मैं बात ही नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ अगर मुल्क की सुप्रीम कोर्ट जो है नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई करेगी तो नाजायज तरीके से कैसे हो जाएगा? और अगर आपकी अदालतें ये साबित करने में कामयाब हो जाए कि जरदारी साहब या उनके कुछ साथी जो है वो क्रिमिनल एक्टिविटीज का हिस्सा है, तो वो कैसे आप उसको नाजायज कर देंगे भाई? वही तो है ना कि वो तो अरसलान इफ्तिखार को भी चिट क्लीन मिल गई ना, मुशर्रफ साहब को भी क्लीन चिट मिल गई ना। अरसलान इफ्तिखार को बुनियाद बनाकर हम ये कहें कि जरदारी साहब और नवाज शरीफ के खिलाफ भी कुछ ना किया जाए? नहीं, मैं कहता हूं कि फिर तो देखें, ये पावर सेंटर्स हैं डिफरेंट, उन पावर सेंटर्स के अंदर वो फिर एक नई टग ऑफ वार शुरू हो जाएगी। मैं तो आपको ये पूछने के चाहता हूं कि वो टग ऑफ वार को किस तरह हम फेस करेंगे? देखिए, टग ऑफ वार होगी, टग ऑफ वार होनी है। पाकिस्तान के अंदर बड़े मेजर किस्म की चेंजेस चाहिए, मेजर किस्म के फैसले चाहिए, बड़े बोल्ड स्टेप आपको लेने हैं, आपकी सियासी जमातों को भी, आपकी रियासत को भी और आपके इदारों को भी। अगर हम बोल्ड स्टेप नहीं उठाएंगे तो कैसे आप इन तमाम चीजों को ठीक करेंगे जो इस वक्त पाकिस्तान की सियासत के अंदर लाकानूनियत की बुनियाद के ऊपर हो रहे हैं? वो हर इदारे के अंदर ये खराबियां मौजूद हैं। अब आप मुझे बताइए ना, सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा ना कि FIA, NAB, FPR अगर ये कुछ कर रहे होते इस मुल्क के अंदर तो आज यहाँ पर हम पे बोझ क्यों होता?
अब आप मुझे बताइए, क्या कोई हुकूमत पाकिस्तान में शफाफियत के साथ, एहतसाब के साथ हुकूमत कर सकती है? कोई भी नहीं करेगा, क्योंकि इदारों को आपने मफलूज करके रख दिया है। तो आपको कड़वी गोली तो डाइजेस्ट करनी पड़ेगी ना, अफर्मेटिव एक्शन लेने पड़ेंगे, गैर मामूली स्टेप उठाने पड़ेंगे। और ये जो नेक्सस बने हुए पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर माफियाज के साथ, क्रिमिनल लोगों के साथ, उसको ब्रेक करने के लिए तो बड़ा स्टेप तो उठाना पड़ेगा। ये इशू तो पाकिस्तान की सियासत में एग्जिस्ट करता है। यही तो अर्ज है ना, यही तो अर्ज है कि पाकिस्तान की सियासत में जब भी होता है, जो लीडिंग पार्टियां हैं वो उनके ऊपर होता है। कभी फजलुर रहमान साहब की पार्टी और उसके अंदर जो काम है उसका एहतसाब नहीं होता कि वो सारे शफाफ हैं। आप ये मुतालबा करें ना, आप फिर ये मुतालबा करें। नहीं, मैं तो समझने की मैं मुतालबा, मैं कोई अपना उसमें पार्टी तो नहीं हूं, मैं तो आपको एज एन एनालिस्ट समझना चाहता हूं कि फिर जब हम कहेंगे कि नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाई हो जाए, जब अपना जरदारी साहब किसी वजह से बाहर चले जाएं, मतलब उस वक्त भी नहीं, मेरा तो देखिए, मेरा तो मौकफ ये है कि तमाम सियासी जमातों से बालातर होकर बिला तफरीक पाकिस्तान की सियासत में, चाहे वो हुकूमत में जमातें बैठी हैं, चाहे वो अपोजिशन में बैठी हैं, जहां जहां नेक्सस बने हुए क्रिमिनलाइजेशन के साथ, उनको ब्रेक कर रहे हैं। वो सियासी जमातों को भी चाहिए लीड करें, वो रियासत के इंस्टीट्यूशंस को भी चाहिए लीड करें, और इन चीजों को खत्म करें। क्योंकि अगर आपने पाकिस्तान में एक हकीकी अंदाज से चलानी है हुकूमत और जमहूरियत को आगे चलाना है, तो उसमें आपको बड़े स्टेप्स लेने पड़ेंगे। मेरा मौकफ ये है कि बिला तफरीक हो। लेकिन अब आप ये कहेंगे कि जनाब इसके खिलाफ पहले, उसके खिलाफ, कहीं ना कहीं से तो आपको आगाज करना पड़ेगा ना। वो कहीं ना कहीं से आगाज करने के लिए आपको, मैं नहीं कह रहा कि नवाज शरीफ को, पीपल्स पार्टी के क्यादत को आप जबरन इस मुल्क से निकाल दें, लेकिन अगर वो कानून के शिकंजे में आते हैं और उनके साथ दीगर जमातों के अंदर मौजूद लोग आते हैं, तो उनको कानून के कटहरे में तो आना चाहिए। मेरा मौकफ सिर्फ ये है। लेकिन आपको नहीं लगता कि इस तरह से जो वैक्यूम होगा, वो उस वैक्यूम के अंदर जो है, जो मौजूदा पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी आ सकती हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो नॉन स्टेट एक्टर्स जो डिस्टेबलाइजेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी स्पेस बढ़ सकता है? नहीं, तो इसका मतलब है, फिर देखिए ना, हम ये फिर जवाब बना रहे हैं कि इसका मतलब है हम बड़ी जमातों के खिलाफ, उनकी क़यादत के खिलाफ कोई कार्रवाई ना करें, क्योंकि इससे वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। आप मुझे बताइए, पाकिस्तान की नहीं, मैं तो एक मुख्तलिफ जो खदशात हैं लोगों के जहन में, मैं आपसे बता रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PMLN और दीगर जो जमातें हैं, वो भांज जमातें नहीं है। उनके अंदर अच्छा खासा स्टफ मौजूद है, अच्छे लोग मौजूद हैं। अगर एक लोग जाएंगे तो दूसरे लोग आएंगे। दुनिया भर की सियासत में ऐसे होता है, लोग आते हैं, लोग चले जाते हैं, और जो लोग गलत काम करते हैं उनको आपको उसमें से शफाफ तरीके से बाहर निकालना पड़ता है। तो ये पाकिस्तान की सियासी जमातों में होना चाहिए, और एक स्टेप आगे बढ़कर ये काम तो खुद सियासी जमातों को करना चाहिए था ना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सियासी जमातों की क्यादत खुद उसके अंदर मुलव्वस है, तो वो नीचे कैसे इन चीजों को खत्म करेगी? उसके लिए फिर कानून को हरकत में आना पड़ेगा। बड़ी मेहरबानी सलमान आबिद साहब, आपने तफसील के साथ बातचीत की। नाज़रीन, सलमान आबिद साहब मुल्क जा नामे एनालिस्ट लाहौर शहर में सां गॾु हुआ। पनामा केस जे अचण खां पोइ जेको मुल्क जे अंदरि जेको रद्द अमल आहे, जेको मंज़रनामो आहे, हुकूमती धुर छा पई करे, मुखालिफ़ धुर जूं पार्टियूं छा पियूं कनि, उन सॼे मंज़रनामे ते ऐं अचण वारो जेको मुल्की सियासत जो मंज़रनामो आहे उहो कंहिं तरफ़ वञी सघे थो, उन सॼनि मामलनि ते तफ़सीली गुफ़्तगू थी। प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थिए थो। पंहिंजो मेज़बान फयाज़ नाश खे इजाज़त, सदाईं गॾु।